उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 180। आलम शाह दोनों हथेलियां आपस में जोड़े इन पर थोड़ी टिकाए बैठा था। इसकी आंखों में गहरा इज़्तिराब करवटें ले रहा था, लेकिन लब बिल्कुल साकित थे। एक करीबी सोफे पर नीली सर पर दुपट्टा ओढ़े हाथ में तस्बीह लिए बैठी थी और तस्बीह के गिरते दानों के साथ इसके होंठ मुसलसल हरकत कर रहे थे। आजम को कुछ देर कबल इसने सुला दिया था, इसलिए वहाँ कोई आवाज पैदा करने वाला नहीं था। सकीना शाह और सदाकत शाह को आलम ने खुद अस्पताल से रहायशगाह भिजवा दिया था। सूरत हाल इतनी संगीन थी कि कुछ नहीं कहा जा सकता था कि कब क्या हो जाएगा। किसी बुरी खबर के लिए खुद को ज़हनी तौर पर कितना ही तैयार करता। इसे मालूम था कि अगर कोई बुरी खबर सुननी पड़ गई तो इसे खुद अपने आप को संभालने के लिए भी मोहलत दरकार होगी। ऐसे में वो इन दोनों को कैसे संभालता, इसलिए वही अस्पताल की तरफ से इजाज़त न होने पर पुराना बहाना बनाकर इन्हें वहाँ से रवाना कर दिया था। मम्मा, मम्मा। आजम सोते में बड़बड़ाया तो कमरे की खामोश फजा में ज़रा सा इर्ताश पैदा हुआ। नीली जल्दी से उठकर इसके करीब गई और पैंती पर बैठकर इसे हौले हौले थपकने लगी। इसी वक्त हल्की सी दस्तक के साथ दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। नीली और आलम दोनों ने बेवकूफ़ दरवाजे की तरफ देखा। इन्हें वहाँ सफ़ेद बालों और सफ़ेदी भूम वाले डॉक्टर युआन मिंग का चेहरा दिखाई दिया। चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। वो दोनों ही मुस्तरिब होकर खड़े हो गए थे। सजल। नजरें आपस में मिली तो आलम शाह की जुबान से फ़कत एक ही लफ्ज़ निकल सका, हिम्मत से काम लो। युआन मिंग ने इसके शाने पर हाथ रखकर जैसे ही इस सहरफी जुमला बोला, इसके दिल ने अपनी धड़कन खो दी। मैं सारा वक्त ऑपरेशन थिएटर में मौजूद था और पूरे यकीन से इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि इस ऑपरेशन को करते हुए प्रोफेसर इंडो ने अपना पूरा तजर्बा झोंक दिया था। लेकिन मैंने कहा था ना कि वो इंसानियत से आरी दरिंदा है। आलम शाह के लेकिन से आगे की दास्तान सुनना मुमकिन नहीं था। वो चीख पड़ा और इसके पाँव लड़खड़ाने लगे। नीली बेख्तियार इसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। तुम गलत समझ रहे हो। युआन मिंग को गड़बड़ का एहसास हुआ। कोई गलत फहमी नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो दरिंदा इतने सारे बेगुनाह इंसानों की जान ले चुका है वो मेरी सजल के साथ कोई रायत कैसे करेगा। इसने अपने शाने पर रखा। युआन मिंग का हाथ झटका। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी बहन जिंदा है और इसे ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू मुंतकिल किया जा रहा है। हमें फिक्र सिर्फ यह है कि इस ऑपरेशन के बाद इसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी। इसका एक हाथ पहले ही काम करना बंद कर चुका है। अब देखना यह है कि होश में आने के बाद क्या नतीजा सामने आता है। हो सकता है कोई मौजा हो जाए, हो सकता है कोई एक उज़्व या फिर पूरी बॉडी ही पैरालाइज हो जाए। तुम लोगों को ज़हनी तौर पर हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। युआन मिंग ने अपनी बात पूरी की तो आलम शाह की रुकी हुई सांसें बहाल हुई और दिल ने एक बार फिर धड़कना शुरू कर दिया। शुक्रगुजारी का एहसास कब इस लंबे चौड़े मर्द की आंखों में आंसू ले आया, इसे खुद भी पता नहीं चल सका। अल्लाह ने चाहा तो वो ठीक हो जाएंगे। इनके साथ हम सबकी दुआएं हैं और सबसे बढ़कर आज़म है। आज़म की मोहब्बत इन्हें अपनी बीमारी को शिकस्त देने पर मजबूर कर देगी। नीली जो डॉक्टर युआन मिंग और आलम शाह की गुफ्तगू के दौरान दम साधे खड़ी रही थी, इस जज्बाती मौका पर आगे बढ़ी और आलम को हौसला दिया। इंशाअल्लाह। वो जवाबन फ़कत इतना ही कह सका, तुम लोग रेस्ट करो। फिलहाल सजल को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और किसी को इससे मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। चाहो तो इस अरसे में अपने रहायशगाह भी जा सकते हो। डॉक्टर युआन मिंग को पाकिस्तान में रहने का तजर्बा था और वो पाकिस्तानी कौम की जज्बात से वाकिफ था, इसलिए बराह रास्त इसे अस्पताल से जाने का कहने के बजाय महज मशवरा देने पर इक्तफा किया। शुक्र डॉक्टर, मैं यहीं रहूँगा। इज़ यू विश। चूँकि आलम का जवाब खिलाफ तवक्को नहीं था, इसलिए डॉक्टर युआन मिंग मुस्कुराकर कहते वापस चला गया। मेरे ख्याल में तुम आज़म को लेकर रहायशगाह चली जाओ। वहाँ यह भी आराम से रहेगा और तुम भी थोड़ा रिलैक्स कर लोगी। इसे मालूम था कि अस्पताल के कमरा कितना ही आरामदेह सही, नीली को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बंदा बंदा से रहना पड़ता था और आज़म को भी अस्पताल के प्रोटोकॉल्स पूरे करने के लिए बांध कर रखना पड़ता था। इसे जैसे ही वाज़ेह हुआ कि अभी लंबे अरसे तक आज़म को सजल के सामने ले जाने की नौबत नहीं आएगी, नीली को मशवरा दिया। क्या तो अब ठीक रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए। नहीं, मैं यही रहूँगा। बाहर सरमद मौजूद है, तुम दोनों इसके साथ चले जाओ। इसने फ़ौरन इनकार कर दिया। डॉक्टर युआन आपको बता चुके हैं कि फ़िलहाल आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, तो बेहतर होगा आप भी हमारे साथ चलें। आप फ़ोन पर अपने वालिदैन को बाखबर करें। इसके मुकाबले में अगर खुद जाकर इन्हें सारी सूरत हाल बताएं तो इन्हें ज़्यादा तसल्ली होगी। नीली आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों से बेतकल्लुफ़ होती जा रही थी, इसलिए आलम के इनकार के बावजूद इससे इसरार की हिम्मत कर बैठी। खुदा न खास्ता यहाँ कोई एमरजेंसी हो गई तो वो तो जब था, तो इसे संभालने के डॉक्टर्स मौजूद हैं। सरमद को भी यह रहने दीजिएगा। अल्लाह न करे कोई मसला हुआ तो रहायशगाह भी कोई इतनी ज़्यादा दूर नहीं कि पहुँचने में घंटों लग जाए। चंद मिनट ही की तो ड्राइव है, ये चुटकी बजाते पहुंच जाएंगे आप यहाँ। इसके इतने इसरार के पीछे आलम की अबतर हालत थी। बज़ाहिर इस अरसे में वो खुद को संभाले रहा था,
लेकिन नीली नोट कर रही थी कि वो बहुत थका हुआ और आसाबज़दा है। इसकी आंखों की सुर्खी गवाही दे रही थी कि वो मुसलसल नींद से महरूम रही है। ऐसे में इसे आराम की अशद ज़रूरत थी, लेकिन इसने बराह रास्त आराम का मशवरा देने के बजाय इससे इसके वालिदैन के हवाले से बात की थी। इन लोगों के साथ रहते हुए इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो अपने ख़ानदान के साथ कितनी गहरी वाबस्तगी रखता है और इनके लिए किस हद तक जा सकता है। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन वो अब भी तज़ब्ज़ुब का शिकार था। ठीक बात को माना जाता है, इसके आगे लेकिन की गुंजाइश नहीं होती। नीली ने ज़रा धौंस भरे लहजे में कहा तो मुस्कुरा दिया। इस लड़की ने मुख्तसर अरसे में इनके ख़ानदान का अपना ईद का रिश्ता बन गया था, शायद इसलिए कि खुद इसका दिल ज़ख्मी था और वो दूसरों के दुख को ज़्यादा बेहतर तरीके पर समझने की सलाहियत रखती थी। कुछ देर बाद वो इसके और आज़म के संग अस्पताल से रवाना हुआ तो एक हसीन चेहरे ने याददाश्त में अपनी झलक दिखाई। ये चेहरा उजाला का था। इस खुदपसंद लड़की और खुदसर लड़की ने ज़िंदगी में पहली बार इसके दिल के तारों को छेड़ा था, लेकिन हालात ही ऐसे नहीं थे कि वो इससे हाल दिल कह सकता, और अब तो मुलाकात का इम्कान भी ना होने के बराबर था। बिलफर्ज मुलाकात हो भी जाती तो वो इससे अपने दिल का हाल नहीं कह सकता था कि इसका ताल्लुक उस घराने से था जिसने सजल की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनमें से किसी भी फ़र्द को दोबारा सजल के सामने लाकर वो इसको दुख नहीं दे सकता था, इसलिए बेहतर था कि दिल में फूटने वाली इस किरण को वहीं बुझाकर राख कर देता। शायद वो लाशुरी तौर पर ऐसा कर रहा था, लेकिन फिर जाने क्यों आज वो याद आ गई थी। कुछ हैरानी से वजह खोजते हुए इसकी नज़र साथ वाली नशिस्त पर बैठी नीली के चेहरे पर पड़ी तो ठिठक गया। अगरचे वो लड़की उजाला की तरह खूबसूरत और खुश लिबास ना थी, लेकिन इसका दिल बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत चेहरों के मुकाबले में खूबसूरत दिल रखने वाले लोग ज़िंदगी के सफ़र को आसान बनाने के लिए ज़्यादा उम्दा इंतखाब होते हैं। ये ख्याल भी अचानक ही इसके जहन में आया और वो पहली बार नीली को किसी और जावी से देख रहा था। इसकी बदलती सोच से बेनियाज वो खिड़की से बाहर देखती बेख्याली में अपनी गोद में सोए आज़म को थपकती जा रही थी। एक सादा और आराम सी लड़की जिसका अपना दिल जख्मी था, लेकिन वो दूसरों का दर्द बांटने का हुनर जानती थी। तुम अभी तक घर नहीं गए अम्मार? बेंजामिन की आदत थी कि दुकान बंद होने के बाद भी बहुत देर तक वहाँ ठहरता था। हिसाब किताब, दुकान की सेटिंग, मिलने वाले ऑर्डर्स का जायजा लेना, ये सारे काम वो सबके जाने के बाद फुर्सत में ज़रूर निपटाता था। और जिस दिन जिससे जहाँ जो गलती होती थी, अगले दिन इसकी गोशमाली भी ज़रूर होती थी। शायद ये इसके कामयाब कारोबारी होने का एक राज था कि वो हमेशा नवाजिशें सौ पर हिसाब पाई पाई का वाले उसूल पर अमल पैरा रहता था। इसके मुलाजमीन इसकी सखावत के मोतरफ रहते थे, लेकिन इन्हें ये बात भी अच्छी तरह मालूम थी कि काम में कोई कोताही अपनी शामत को आवाज़ देने के मुतरादिफ होगा। मैं बस जाने ही लगा था। असल में कुछ काम रहता था तो मैंने सोचा निपटा कर ही जाऊँ। वो बेंजामिन को ताज़ीम देने के लिए खड़ा हो गया। कमाल है, मैं अपने काम में इतना मसरूफ़ था कि अंदाज़ा न हुआ तुम अभी तक यहाँ मौजूद हो। वो तो बस अभी दुकान का जायज़ा ले रहा था तो तुम्हें देखा। इन्हें इसकी अब तक यहाँ मौजूदगी पर हैरत हो रही थी। ये बात गलत है। आगा क्या सोचेगा कि मैं दोस्ती में इसके बेटे को राय देने के बजाय इससे ज़रूरत से ज़्यादा काम ले रहा हूँ। आगा जान ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। उन्होंने खुद ही मुझे सख्ती से हिदायत कर रखी है कि मेहनत से दिल लगाकर काम करना, कोई कमी बेशी हो तो बेंजामिन से पहले मैं तुम्हारे कान खींचूंगा। इसने इतनी सादगी से बात बताई कि बेंजामिन हंस पड़ा, लेकिन फिर संजीदा होते बोला, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए बिना बहुत लंबा टाइम काटा है। कोशिश किया करो कि इन्हें ज़्यादा टाइम दो। जी मुझे एहसास है इस बात का, लेकिन आज वो दोनों चाचा शेर खान के यहाँ इन्वाइटेड थे तो मुझे इनकी फ़िक्र नहीं थी। इसे बेंजामिन की नसीहत के जवाब में वजाहत पेश की। हाजी शेर खान की बात कर रहे हो ना, जिसकी एक बेटी किसी बड़े शहर में रहकर पढ़ रही है? बेंजामिन को आगा गुल के सारे मेलजोल वालों का पता था। जी जी वही। इसने तस्दीक की। कहीं तुम्हारी डेट फिक्स करने तो नहीं गए वहाँ, जो तुम शर्मा कर यहाँ छुपे बैठे हो? बेंजामिन वाकिफ हाल था, चुनाचे मज़े लेकर इसे छेड़ा। ऐसा कुछ होता तो आगा जान आपको ज़रूर बताते। वो तो बस इनकी बड़ी बेटी ससुराल वापस जा रही थी तो उन्होंने यूं ही दावत रख ली। बेंजामिन की छेड़छाड़ के इसने नहायत संजीदगी से जवाब दिया। इस यूं ही सी दावत में तुम्हारी शिरकत पर पाबंदी थी क्या? बेंजामिन इसकी संजीदगी के बावजूद बाज नहीं आया था। मैं क्या करता वहाँ जाकर? मेरी उम्र का तो कोई लड़का नहीं है वहाँ। इसने अपना अंदाज बरकरार रखा। वेरी बोरिंग। यू नो, जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी तो मैं बहाने बहाने से मैरी के घर जाता था। हम आज भी उस दौर को याद करके हंसते हैं। इन इस बात से करने में लुत्फ आ रहा था। मेरे और आपके हालात में बहुत फ़र्क है। मैं किसी आम आदमी की तरह लाइफ तो एंजॉय नहीं कर सकता। इसके लहजे में खुद ब खुद उदासी खुल गई, जिसे महसूस करके बेंजामिन थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। सॉरी मैन, वाकई मेमोरी लॉस की वजह से तुम्हारे लिए तो काफ़ी मुश्किल रहती होगी। शायद अभी तो तुम्हारा दिमाग बहुत से लोगों रिश्तों को एक्सेप्ट ही ना कर रहा हो। इट्स ओके अंकल, आप सॉरी कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। ओके नहीं करता, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? वो हैरान हुआ। तुम डिनर मेरे साथ करोगे? मैं मारिया से अपनी फेवरेट डिश की फरमाइश करके आया था, लेकिन वो तजब्जुब का शिकार हुआ। लेकिन विकी नहीं,
मेरी बात मानना है वरना। उन्होंने वरना से आगे जुमला अधूरा छोड़ दिया। अच्छा चले, जैसी आपकी मर्जी। बिलाखिर इसे हथियार डालने पड़े। बेंजामिन का कुशादा सा घर दुकान के पीछे ही था और दुकान के अंदर से एक रास्ता घर में भी जाता था। वो इसे इसी रास्ते से गुजार कर घर ले गया। हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। ग्राउंड को मैंने गोदाम बना लिया है। पहले बेटे यहाँ थे तो गोदाम दूसरी जगह था, लेकिन अब कुछ अरसे से यहीं शिफ्ट कर लिया है। इतनी बड़ी जगह यूं ही बेकार पड़ी हुई थी। इसे अपने साथ लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ते बेंजामिन ने इसे आगाह किया तो इसे इस बूढ़े की तन्हाई के शिद्दत से एहसास हुआ। वो भी तो अपने पीछे एक ऐसे ही तन्हा और उदास बूढ़े को छोड़कर आया था। बस तसल्ली थी तो इतनी के जो कुछ किया था किसी मादी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि मकसद के लिए किया था, और जब इंसान बड़े मकासद के हुसूल के लिए कोशा हो तो कुर्बानियाँ भी देना पड़ती हैं। ये लो भाई, देखो तुम्हारी स्पेशल डिश के लिए बहुत स्पेशल गेस्ट साथ आया हूँ। अब जल्दी से डिनर सर्व कर दो ताकि हम दो हंग्री मैन एंग्री यंग मैन में तब्दील ना हो। वो दरमियानी कामत की बेंजामिन से 2-4 बस छोटी औरत थी जो दरवाजे से दाखिल होते ही सामने आ गई थी, और बेंजामिन ने इस पर नजर पड़ते ही लहक लहक कर इसे अल्फाज कहे थे, तुम आज लेट हो डार्लिंग, और सर्वेंट ऑफ करके जा चुका है। तुम तो जानती हो कि इस सिचुएशन में हमारे दरमियान क्या डील हो चुकी है। मिसिज मारिया बेंजामिन ने पहले इसे एक इस्तक़बाली मुस्कुराहट से नवाजा, फिर अपने शोहर से मुखातिब हुई। मतलब आज डिनर सर्व करने की मेरी बारी है? बेंजामिन ने मासूम सी शक्ल बना ली। नो डार्लिंग, डिनर तो मैं ही सर्व करूंगी। तुम्हारी आज खाने के बाद डिश वॉशिंग की टर्न है। मारिया के लहजे में लुत्फ लेने वाली कैफियत थी। क्या सचमुच? बेंजामिन ने मासूम शक्ल बनाई। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मारिया की आंखों में शरारत और शोखी थी। इनके साथ गुजारे सारे वक्त में वो इन मियाँ बीवी के दरमियान जारी नोक झोंक देखता रहा। यह शायद अपनी तन्हाई को बांटने का तरीका था। बेटों के चले जाने के घर की जो रौनक लूट गई थी वो इसे अपनी शौखियों से बहाल करने की कोशिश करते थे। बेहतरीन खाना अपनी जगह, इसको इनकी सोहबत ने बहुत लुत्फ दिया। वो भी इसकी मौजूदगी से खुश नजर आते थे। इसने इनके बहुत रोकने पर भी खाने के बर्तन धोने की जिम्मेदारी खुद संभाल कर गोया इनके दिल जीत लिए। इनके साथ बहुत खुशगवार वक्त गुजार कर जब वहाँ से रुखसत हुआ तो मारिया इससे दोबारा जल्द आने का वादा ले चुकी थी। वो बहुत अच्छे मूड के साथ इनसे रुखसत हुआ। वक्त अगरचे काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेकिन इसे पैदल घर की तरफ जाते हुए कुछ बोझ महसूस नहीं हो रहा था। बेंजामिन ने इसे अपनी गाड़ी पर ड्रॉप करने की पेशकश भी की थी, लेकिन इसने इनकार कर दिया था कि वो ताख़ीर से खाए गए खाने के बाद कुछ चहलकदमी का मुतमन्नी था, और इसकी ख्वाहिश ने बेंजामिन को भी ज़्यादा इसरार करने नहीं दिया था, और अब वो खरामा खरामा घर की जानिब गामजन था। अपने रहायशी इलाके में पहुंचकर हाजी शेर खान के घर के करीब से गुजरते हुए इससे वहाँ होने वाली दावत का ख्याल आया। वो दावत जिसका मेनू इसकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए तय किया गया था और जिसमें इसने जानबूझकर शिरकत नहीं की थी। इसे मालूम था कि इसके अदम शिरकत से सबसे ज़्यादा परिविश हर्ट हुई होगी, लेकिन वो करता क्या? इसे हर्ट करना ज़रूरी था। कभी कभी किसी को आगे की बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए छोटी तकलीफ से गुजारना पड़ता है। इसने भी परिविश के साथ ही किया था। सॉरी, वो दिली दिल में इससे कहता खामोशी से इसके घर के आगे से गुजर गया। अब थोड़ा ही रास्ता बाकी रह गया था। आखिरी तारीखों के चांद की वजह से आसमान रोशन नहीं था, लेकिन कहीं कहीं घरों से बाहर आती रोशनी ने माहौल को मुकम्मल तारीख होने से बचाया हुआ था। वो इस मध्यम रोशनी में मज़े से आगे बढ़ता जा रहा था कि खुद से काफ़ी आगे जाते हुए खोले पर नज़र पड़ी। पहली नज़र में ही अंदाज़ा हो चुका था कि वो कोई औरत है जिसने दोनों हाथों में कुछ उठा रखा है। यहाँ की औरतों की बहादुरी इससे छुपी हुई नहीं थी। फिर भी इस वक्त किसी औरत को तन्हा देखकर थोड़ी सी हैरत हुई। हैरत तजस्सुस में ढली। इससे कबल ही खामोश माहौल में किसी मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज़ ने इरताश पैदा किया। इस आवाज़ ने औरत को भी ठटका दिया और इसने यूं बेचैन होकर इधर उधर नजरें दौड़ाई जैसे कोई आड़ या पनागा ढूंढ रही हो। लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसे खुले हिस्से में थी जहाँ करीब में कोई मकान वगैरह नहीं था। इसे छुपने के लिए पीछे उस तरफ आना पड़ता जहाँ वो मौजूद था, लेकिन इसे इसकी भी मोहलत नहीं मिल सकी और देखते देखते वो रोशनी में नहा गई। ये रोशनी इस मोटरसाइकिल सवार की हेडलाइट की थी जिसकी आवाज़ पल भर कबल सुनाई दी थी। वो जो मोटरसाइकिल की आवाज़ पर ही इसरारी तौर पर आड़ में हो चुका था, रोशनी में नुमाया होती परिवेश को देखकर चौंक गया। मोटरसाइकिल सवारों के जिस्म पर मौजूद वर्दी की वजह से इनकी शिनाख्त तो वैसे ही वाज़ेह थी कि वो भारतीय फौज के सूरमा है। ए लड़की, कहाँ जा रही है? मोटरसाइकिल चलाने वाले ने सख्त लहजे में परिवेश से पूछा, जबकि इसके पीछे बैठा साथी उतरकर परिवेश की तरफ बढ़ने लगा। ये मंजर देख के इसका दिल चाहा कि आड़ से निकलकर परिवेश के साथ जा खड़ा हो, लेकिन इसे खुद को मिलने वाली हिदायत याद थी। इसे हत्तुल इम्कान ऐसे किसी मामले में पड़ने से बचना था जिसमें उलझकर अपने मकसद से दूर होने का अंदेशा हो। खुद को काबू में रखे हुए इस उम्मीद पर इनके दरमियान होने वाला मुकालमा सुनने लगा। शायद वो लोग मामूली पूछ-गुछ के बाद परिवेश को जाने की इजाज़त दे दें। बता रहे तूने कहाँ जा रही है? परिवेश ने जवाब नहीं दिया, इसलिए मोटरसाइकिल से उतरकर इसके करीब आने वाले ने अपने साथी का सवाल दोहराया। अपने चचा के घर जा रही हूँ। परिवेश के लहजे से जाहिर था कि इसने खुद पर बहुत जबर करके इसके सवाल का जवाब दिया है। और इसमें क्या है? इसने परी के हाथ में मौजूद टिफ़िन की तरफ इशारा किया।
टिफिन में खाने के अलावा और क्या हो सकता है? नाना करते भी परी के लहजे में तलखी आ ही गई। तुम लोग तो कुछ भी ले जा सकते हो, कोई बॉम्ब, कोई हथियार, कारतूस वगैरह वगैरह। जवाबन इसका लहजा भी जहरीला हो गया। फिर इसके हाथ से टिफिन छीनते हुए बोला, ला दे, चेक करूं तो इस समय किस फूड पांडा सर्विस पर निकली हुई है। परिवेश ने हल्की सी मुजामत के बाद टिफिन छोड़ दिया। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी खतरनाक आ रही है। लगता है कोई बढ़िया कश्मीरी पकवान तैयार करके ले जा रही है अपने चाचे के लिए। वो टिफिन खोलते हुए इसे चलाने वाले अंदाज में तबसरा कर रहा था। खुल गया तो 2 उंगलियां सालन में डालकर डबोकर मुंह में डालकर चूसी और आंखें मीचकर बोला, स्वादिष्ट है, कश्मीर के हुस्न जैसा। छोड़ो इसे, क्यों अपने नापाक हाथ डालकर प्लीत करते हो खाना। परिवेश तिलमिला गई। इसके हाथ से टिफिन छीनने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है एक ताकतवर सिपाही के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं थी। पहले तो इसने परिवेश को इस कोशिश में कामयाब नहीं होने दिया, फिर टिफिन उठाकर नीचे जमीन पर फेंक दिया, जिससे लाजिमन सारा खाना ज़ाय हो गया। कमीने कहीं के, तुम कुत्तों को बर्बादी फैलाने के सिवा कोई काम नहीं है। परिवेश यकदम ही आग बगोला होकर सिपाही पर झपटी। वो जो आड़ में खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था और समझ चुका था कि इसकी दावत में शिरकत न करने के बाद परिवेश ये खाना इसके लिए पैक करके ले जा रही है। इस बदलते हुए सूरत हाल पर एकदम चौकन्ना हो गया और बेसाख्ता ही अपनी पिंडली से बंधा हुआ खंजर खींच लिया। दफा क्यों नहीं हो जाते तुम यहाँ से? उजाड़ कर रख दिया हमारी जन्नत को। सिपाही इसको काबू करने की कोशिश कर रहा था और वो बिफरी हुई शेरनी की तरह इस पर झपटे जा रही थी। रख कर दे एक सुसरी के कनपट्टी पर और कंधे पर डाल के ले चल, फिर हम इसे बताएंगे कि प्लीद होना होता क्या है। मोटरसाइकिल चलाने वाला जो अब तक अपनी जगह बैठा सूरत हाल से लुत्फानंदोज होता रहा था, परिवेश के जारहाना अंदाज को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका और बुलंद आवाज में अपने साथी को मशवरा दिया, खेलने में मजा आ रहा है बुलबुल के साथ, पर चल ठीक है, बाकी का मजा अब अपने ठिकाने पर चलकर ही करेंगे। परिवेश के साथ उलझे सिपाही के अल्फाज ने जहां परिवेश को ठिठका दिया, वहीं आड़ में खड़ा वो भी गुस्से से बल खाकर रह गया और खुद को काबू में रखने के लिए इसे बड़े जबर से काम लेना पड़ा। चुप की होगी मेरी बुलबुल, थोड़ा और चहक ले, बिस्तर पर तो वैसे ही सारी चहकना भूल जाती हैं। सिपाही ने परिवेश के ठिठकने को महसूस करके इसका मजाक उड़ाया और फिर फुर्ती से इसकी तरफ लपका। इसने चीख मारते भागने की कोशिश की, लेकिन इस तेजी का मुकाबला नहीं कर सकी। आड़ में खड़ा वो भी बस परिवेश को लड़खड़ाकर गिरते देख सका। सिपाही ने इसे मुकम्मल ज़मींबोस होने से पहले अपने हाथों में संभाला और फिर किसी बोरी की तरह कंधे पर डालकर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। बस अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। इसने अपनी जगह खड़े खड़े ताक कर निशाना लगाया। खंजर सनसनाता उड़ गया और सिपाही की पुष्ट में घुस गया। इसने एक फलक शिगाफ चीख मारी और परिवेश को छोड़कर जमीन पर लोटपोट होने लगा। अब तक वहां जो होता रहा था, मकानात कदरे फासले पर होने के बाइस सोए हुए मुकीनों को इसका इल्म नहीं हो सका था। सिपाही की बुलंद चीख ने इनकी नींदों में खलल डाला और इक्का दुक्का मकानात में बेदारी के आसार नमूदार हुए। अभी तक मोटरसाइकिल पर ही सवार जख्मी सिपाही के साथी ने सूरत हाल बिगड़ते देखी तो भोखलाकर अपना पिस्टल निकाला और पे दर पे कई फजाई फायर कर डाले। फायरिंग की आवाज़ ने बाकी मानदार सोए हुओं को भी नींद से बेदार कर दिया और बंद लाइटें, खिड़कियां और दरवाजे खुलने लगे। मोटरसाइकिल सवार को मौत सर पर नजर आई तो जख्मी साथी को इसके हाल पर छोड़कर मोटरसाइकिल को रेस दी और वहां से रफू चक्कर हो गया। इसके लिए भी मजीद बाहर रुकना मुमकिन नहीं था, चुनाचे पलटा और लंबे लंबे ढक भरता इस मुकाम से दूर हटता चला गया। परिवेश के बारे में इस इत्मीनान था कि अहले इलाका खुद इसे इसके घर पहुंचा देंगे।